हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज शंकर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल शंकरा एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 में मैं लेके आया हूँ दो तीन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक को, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे डोमिनेंटली हम बात करेंगे, क्योंकि पहली एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट अभी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरे पास है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर मेरे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ में ही मैं ले रहा हूं इनके कुछ रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो विदाउट डिले शुरू करते हैं अपन इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा रिकॉल करा दो आप लोगों को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज थी, खास करके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसी वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, amount of solute and not on its nature and not on nature। उसका नेचर कैसे है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, पोलर है नॉन पोलर है कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन डिपेंड किस पे कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो उनको बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज मेरे पास है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब पढ़ेंगे, और अगले वाले छोटे से वीडियो में हम ऑस्मोटिक प्रेशर इसको पढ़ेंगे। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं विदाउट डिले। पहला पॉइंट अपने पास है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और वो क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देखो कंसेप्ट एकदम आसान है, पहले कंसेप्ट दिमाग में आ जाए तो कोनो बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से हमें आ जाएगा। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि मान लो आपके पास एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्वेंट ए था। अब उस सॉल्वेंट में आप लोगों ने एक सोल्यूट ऐड किया। अगेन रिकॉल करो जरा, ये सोल्यूट जो है वो वहां पे कैसा कैसा होने वाला है। तो सोल्यूट की दो प्रॉपर्टीज है, एक वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसके टुकड़े नहीं होते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी बात, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ नॉन ओलाटाइल है, मतलब हवा में नहीं उड़ता, नॉन ओलाटाइल। ये दो प्रॉपर्टीज मुझे याद रखने। ये सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया, अब बाद में क्या हो गया, अब तो सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन बी। अब बात ऐसे हुई सर कि मान लो जब अकेला सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, तो मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला, तो वो टी बी नॉट था, प्योर को हम लोग नॉट लगाते हैं, और बाद में सॉल्यूशन बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, तो टी बी हो गया। तो होता ऐसे है कि एक प्योर सॉल्वेंट में जिसका बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट कुछ तो भी था, उसमें अगर मैंने एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 11 होता है, यानी है उससे ज्यादा होता है। मान लो सॉल्वेंट 100 था, अब मैंने उसमें सोल्यूट डाल दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, अगर इसका 100 था तो इसका 101, 101 या फिर 102 हो गया। ऐसा कुछ आसान सा कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर लाइन में लिखना चाहे तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन एडिशन ऑफ कैसा वाला, तो वो दो कंडीशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू दी सॉल्वेंट, कहाँ पे ऐड करना है, सॉल्वेंट में ऐड करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट गेट्स इलेवेटेड, इलेवेट होना माने बढ़ जाना है, उससे ज्यादा हो जाना है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट गेट्स इलेवेटेड। बस इतना सा कंसेप्ट है। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर प्योर का इतना था और बाद में टीबी मतलब बाद में ज्यादा हुआ है, तो कंक्लूजन बस ऐसा है कि बाद में जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। सर अगर ऐसी बात है तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग डेल्टा टीबी कितना हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कितने से बदला, तो बड़ा वैल्यू था टीबी माइनस छोटा वैल्यू था टीबी नॉट। तो ज्यादा वाले टेम्परेचर में से छोटा वाला टेम्परेचर माइनस करेंगे तो मेरे पास डेल्टा टीबी मिलेगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि थोड़ा सा प्रूफ, कि सर प्रूफ बताओ कि क्यों सोल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो ये समझने के लिए हम पिछली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हेडिंग अपने पास है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब वेपर प्रेशर लोअर होने की वजह से कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हमें पढ़ना है। यहाँ पे ग्राफ है, मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, फिर भी आपके सामने मैं एक और बार इसको ड्रॉ करता हूँ। मैं इसको पहले थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। ग्राफ क्या है तो ध्यान से देखना। ग्राफ में मैंने क्या कर दिया,
इधर एक्सिस ले लिया। अच्छा, पहले तो एक और बात, ये ग्राफ समझाने से पहले मुझे एक और चीज आपको समझानी है। बहुत सारे लोगों को अभी तक बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बहुत सारे लोग इसी में गलती करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ही उनको पता नहीं है, या तो जूनियर क्लासेस जैसा बोल दिया, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब उस लिक्विड को आप हीट कर रहे हो तो उसके वेपर्स निकलेंगे, तो उन वेपर का प्रेशर इक्वल टू होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ऐसा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो ऊपर जा रहे हैं becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ऐसा हो जाए तो देन उस टेम्परेचर को क्या बोलना है आपको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड बोलना है। ऊपर जाने वाले वेपर्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो वो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब समझते हैं इस ग्राफ को कि ये कैसे अपने को समझाएगा। तो देखो, जैसे मान लो इधर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर और इधर मैंने ले लिया है टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, जैसे राइट में जा रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे ऊपर जा रहा हूँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। अब अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते टाइम सॉल्वेंट पानी को लेके चलते हैं, पानी है ना, वाटर को सॉल्वेंट लेके चलते हैं। तो जैसे मान लो टेम्परेचर 0 था तो वेपर भी कुछ कम थे। टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, तो पानी के वेपर ज्यादा नहीं थे, टेम्परेचर कम था तो वेपर भी कम थे। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वेपर बढ़े, 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 वेपर बढ़े। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे वेपर भी बढ़ेंगे। अब मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूँ, स्मूथली जोड़ देता हूँ, तो मुझे काइंड ऑफ ऐसा कर्व वगैरह मिलेगा। ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर वाला है ना, टी बी नॉट वाला काइंड ऑफ। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें सोल्यूट डाल दिया। अब सोल्यूट डालने के बाद सॉल्यूशन बन गया। पहले तो मैंने सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया, अब मैंने उसमें सोल्यूट भी डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब होता यह है कि हमें पता है पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या था? वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लोअर होता है। अब उसी सॉल्वेंट में मैंने सोल्यूट डाला, मतलब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, मतलब पहले वाले टेम्परेचर पे था उससे कम हो गया। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा लेकिन पहले से हर बार कम, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का नाम ही था वेपर प्रेशर लोअरिंग। फिर मैंने उन पॉइंट्स को भी स्मूथ हैंड से जोड़ लिया, मान लो जो भी एक्सपेरिमेंटल आते थे पॉइंट्स मैंने उनको जोड़ लिया। ये जो है ये वेपर प्रेशर किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब आप बोलोगे तो बात तो सही है सर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम ही था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर होता है, तो हो गया लोअर हर पॉइंट पे। अब बात यह है कि हमें देखना था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। कब? रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर यानी एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लेके चलते हैं, या फिर एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इस टाइम पे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया मेरे पास? 1 एटमॉस्फेयर। अगर 1 एटमॉस्फेयर हो गया या फिर अराउंड 1 बार, तो वो एमएम ऑफ एच में कितना हुआ? तो हमें याद रखना है कि 760 एमएम ऑफ एच, मिलीमीटर ऑफ एच। इसको अपन क्या लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। तो मान लो इस ग्राफ में मैंने एटमॉस्फेयर में वैल्यूज नहीं रखे थे, मैंने किस में रखे थे? एमएम ऑफ एच में। 50 एमएम ऑफ एच, 100 एमएम ऑफ एच, 150, ऐसा कुछ तो भी। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg होने तक, 1 एटमॉस्फेयर होने तक जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो कौन से टेम्परेचर पे आ रहा है? इस टेम्परेचर पे। तो ये हो गया मेरा टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर बराबर 760 mm के बराबर हो जाए। अब मैं यही सॉल्यूशन के लिए देखूंगा, तो सॉल्यूशन का 760 होने के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, देखो ध्यान से, टीबी। देखो ना राइट साइड में, अगर राइट में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हो गया ना प्रूफ
कि बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट हो गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, क्योंकि उतना प्रेशर होने को सॉल्यूशन को और ज्यादा टेम्परेचर लगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था, तो खत्म। बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये बात भी समझ में आ गई। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, अरे बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन क्या था? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अमाउंट पे डिपेंड करनी है ना, तो फिर सोल्यूट पे कैसे डिपेंड कर रहा है वही अपने को देखना है। यहाँ पे एक शब्द सीखो, एक्सपेरिमेंटली इट इज डिटरमाइंड दैट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग डेल्टा टीबी जो है, जो हमने सॉल्व किया था, टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था और सॉल्वेंट का कम था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सीईटी क्वेश्चन बन गया। कोई बोल सकता है सर व्हाई नॉट मोलैरिटी, तो याद रखना मोलैरिटी होता है मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ऐसे होता है। और अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, मोलैलिटी जो यहाँ पे लिया है मोलैलिटी, मोलैलिटी मेरे पास होता है, मोल्स तो होता ही है, मोल्स मोल्स तो होता ही है, लेकिन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो किस में लेते हैं? केजी में। अब याद रखना मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, और मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों ऐसा सर? क्योंकि देखो पानी अगर लो टेम्परेचर पे है तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा, अगर मैं 100 डिग्री कर दूं तो वेपर बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी चेंज हो सकती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वजन थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगा, पानी 1 किलो था तो अभी भी 1 किलो ही है, तो केजी है ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए मोलैरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और इसलिए अपने काम की चीज है। अपन बॉईल कर रहे हैं लिक्विड को, तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, इसलिए मोलैरिटी नहीं लूंगा, लेकिन केजी चेंज नहीं होगा, केजी केजी ही रहेगा, 1 केजी पानी है तो 1 केजी ही रहेगा, तो उसको चेंज नहीं। तो मोलैलिटी, मोलैलिटी की डेफिनेशन मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब बात करते हैं आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो क्या लिखूं मैं? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, बी को थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू एक कांस्टेंट लेते हैं के बी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है, और मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, के बी इंटू एम। तो बन गया मेरे पास फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब इस फॉर्मूला से भी सीईटी क्वेश्चन पूछती है, ये क्या था? तो ये था चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट कितने से बदला है। ये क्या है? तो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम क्या है? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के एक टेक्निक को इबिलियोस्कोपी बोला जाता है, और इसी वजह से इस कांस्टेंट को इबिलियोस्कोपिक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है, और ये सीईटी का पीवाईक्यू भी है ना। इसी को अल्टरनेटिवली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है, बता तो वही रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या है? तो मोलैलिटी, और मोलैलिटी का तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बता भी दिया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि सर इस केबी का यूनिट क्या आएगा, तो एक छोटा सा पॉइंट उसको भी मेंशन करते हैं, यूनिट ऑफ केबी, केबी के यूनिट में क्या कहानी रहने वाली है, तो बात को समझो। केबी के लिए फॉर्मूला ही रीअरेंज करो, तो ऐसा करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड, तो केबी इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। अब देखना यूनिट निकालने हैं तो डेल्टा टीबी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेके चल सकता हूं मैं? केल्विन, और मोलैलिटी का मोल पर केजी, ये रहा मोल और पर केजी, मोल पर केजी। अब ये अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये रेसिप्रोकल की चीजें ऊपर आएगी, तो मेरे पास क्या मिलेगा? केल्विन, ये केजी इनवर्स है तो प्लस हो जाएगा, और ये मोल इनवर्स हो जाएगा, तो मेरे पास यूनिट क्या है जो भी सीईटी का पीवाईक्यू है? केल्विन केजी पर मोल। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। अब सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे थे, ये तो नहीं भूल गए? बिल्कुल नहीं भूलना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एप्लीकेशन है मोलार मास ऑफ अननोन सॉलिड को निकालना। एक अननोन सॉलिड है उसका मोलार मास आपको निकालना है, तो ये सीखना हमारा आउटमोस्ट टारगेट था। तो फिर क्या होता है जरा ध्यान से देखना, अपन ने अभी भी लिखा है कि डेल्टा टीबी जो होता है इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और जहां पे एम क्या है? तो सर यहाँ पे एम है मोलैलिटी,
मोलरिटी का डेफिनेशन या फिर सॉल्विंग बताओ सर। तो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको मैं जनरली N2 लूंगा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब डिवाइडेड बाय क्या लेना चाहिए, 1000। अगर ग्राम में दिया तो, रेडीमेड केजी में दिया तो डिवाइडेड बाय 1000 करने की कोई जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास गिवन कुछ ऐसे था कि इफ W2 जो था वो था वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, W1 जो था वो था वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड अगेन M2 अगर होता मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। तो पहले और तीसरे इंफॉर्मेशन से पहले तो यह पता चलता है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर मुझे चाहिए N2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मोल्स कैसे निकालते रहे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास के हिसाब से निकला जाएगा। तो गिवन मास अपॉन मोलार मास मतलब m को मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, दिस थिंग से, तो मैं रिप्लेस करता हूँ और इस इक्वेशन 1 को इधर सॉल्व करता हूँ। देयरफॉर इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो क्या मिल रहा है मेरे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू m के बदले में क्या लिख सकता था, n2, और n2 क्या है, तो पहले तो सीधा सीधा लिखता हूँ n2 अपॉन W1 अपॉन 1000। एक और बार इसी को सॉल्व करता हूँ आगे, है ना, एक और बार सॉल्व कर लिया तो क्या मिलता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू n2 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, W2 अपॉन M2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है W1 अपॉन 1000। अरे इस रेसिप्रोकल को सॉल्व कर सकते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसको नीचे लिखो और जो डिवाइड को डिवाइड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दो। फाइनल फॉर्मूला सर जो स्टार मार्क है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू W2 के साइड में जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में आएगा M2। तो मिल गया एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क अपने को फॉर्मूला। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में करेगा क्या, जो हमें 2 मिनट में भी सॉल्व भी करने हैं, कि हमें क्या देगा, यहाँ पे इसको W2 लेता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ओके समथिंग आई डिड मिस समथिंग, अच्छा M2 W1 था, ओके चलो। तो हमें क्या करेगा, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट देगा, W2 वेट ऑफ सोल्यूट देगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, माने इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, तो इनिशियल कम रहने वाला है बाद में बढ़ने वाला है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट करके निकाल लेंगे और M2 को सॉल्व करेंगे। इतना आसान सा होता है अपना क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं एक आसान सा क्वेश्चन जो हमारे टेक्स्ट बुक ने दिया है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, फटाफट सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसेटेट, इथाइल एसेटेट इज उतना है, इथाइल एसेटेट आगे पढ़ के समझ में आ रहा है कि बाद में नॉन ओलासाइड ओलाटॉइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास कितना दिया है, अच्छा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है इसके लिए जगह छोड़ देता। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी नॉट की बात चल रही, कितना दिया है सर वो 77.06 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन ओलाटाइल सोल्यूट, तो पहले सोल्यूट दिया है उसको ले लेता हूँ 50 ग्राम, 150 ग्राम मतलब W1 150 ग्राम दिया है मेरे को, सॉल्वेंट दिया है, बॉइल सेट यानी बाद में का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी जो दिया है वो कितना दिया है 84.27 डिग्री सेल्सियस। इवेल्युएट द मोलार मास, अरे सर वही पूछ रहा है जो आपने बोला था, क्या मोलार मास, आगे क्या दे रखा है केबी, केबी दे रखा है कितना 2.77 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। याद रहे कोई अगर बोल सकता है कि सर थोड़ी देर पहले आपने तो यहाँ पे केल्विन लिखा था, यहाँ पे चेंज की बात हो रही है, चेंज, तो चेंज चाहे केल्विन में रहे चाहे डिग्री सेल्सियस में रहे, चेंज तो चेंज ही रहेगा, तो फिर डिग्री सेल्सियस ले लो केल्विन ले लो फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो फॉर्मूला यूज करते हैं भाई सीधा सीधा और सॉल्विंग करके खत्म कर देते हैं। फॉर्मूला वही है मेरे पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, इधर क्या था W2 के साइड में 1000, W2 के नीचे W1 इंटू
m2। अब मेरे को m2 ही तो निकालना है, रीअरेंज करते हैं। देयरफॉर m2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा और m2 उधर गया, kb इंटू w2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय w1 के साइड में आ गया डेल्टा टीबी। जरा याद रखना, अपन डेल्टा टीबी को यहीं पे सॉल्व कर लेते तो भी ठीक होता। डेल्टा टीबी जो मेरे पास होता है वो होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। अब इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा फिर मुझे, तो मेरे पास टीबी कितना है बाद में 84.27 माइनस पहले कितना था, जो भी था वो 77.06 डिग्री सेल्सियस में था। इसका चेंज निकाल लेंगे साइड में, सो दैट सॉर्टेड हो जाएगा काम। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ 77.06 120 70, ओके चलो 7.21। तो यहाँ पे चेंज मेरे को मिलता है सर 7.21, किसमें, डिग्री सेल्सियस में, रहने दो चेंज ये। अभी आगे सॉल्विंग में जाते हैं, आगे सॉल्विंग में जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। केबी कितना दिया है मेरे पास, केबी दिया है 2.77 इंटू W2 50 ग्राम दिया था इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना दिया था 150 इंटू डेल्टा टीबी अपन ने सॉल्व कर लिया 7.21। याद रहे जब आप बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्या करना है, पहली बार इन सबके साथ यूनिट्स लिख देना है। इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट अगर कुछ था तो इसका तो कुछ यूनिट नहीं था, इसका यूनिट, इसका यूनिट, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो कट जाएंगे और मेरे पास इसका यूनिट बचेगा और ये डिफरेंस है, डिफरेंस तो क्या केल्विन में रहेगा, तो केल्विन है ऊपर आ जाएगा। तो आपको बोर्ड में एक बार यूनिट्स लिखने हैं, नहीं तो आधा मार्क्स काट सकते हैं। चलो तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग फटाफट, और सॉल्व कर लोगे तो आंसर मैच कर लेना। मैं फाइनल आंसर आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि मुझे सॉल्विंग में टाइम बचाना है, आप लोग कर लोगे ना। 128 क्या निकला है अपने पास, मोलार मास, मोलार मास m2 निकला है, तो मोलार मास 128 है, यूनिट होता है ग्राम पर मोल। एनीवेज यूनिट लिख के काट दिया तो यही मिलेगा। तो इस तरह से मिल गया हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन। ओके इसको थोड़ा साइड में करता हूं, चलो ओके तो सही है, तो मैच हो गया। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक नहीं दिया है, फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अलग पॉसिबिलिटी है, स्लाइट अलग देन पहला वाला क्वेश्चन। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 एक सॉल्वेंट है उसमें, है ना, डिसॉल्व कर दिया। तो क्या पता चला, सल्फर, सल्फर यानी सोल्यूट हो सकता है, W2 दिया है सर कितना 3.795 ग्राम दिया है। फिर आगे डिसॉल्व इन 100 ग्राम मतलब W1 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट, सॉल्यूशन मतलब TB कितना दिया है सर 319.81 केल्विन दिया है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूलर मास नहीं, अब की बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको बता दूं सल्फर S2 में भी रहता है, S4 में भी रहता है, S6 में भी रहता है और S8 में भी रहता है। अलग अलग सल्फर के फॉर्म होते हैं, कभी S2 में, कभी S4 में, कभी S6 में और कभी S8 में। इनमें से कौन है आपको बताना है। आगे क्या दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट TB नॉट प्योर वाले का कितना दिया है 319.45। देखो सिर्फ पॉइंट्स में बढ़ा है, 45 का 81 हो गया, इतना सही चेंज है। और क्या दे रखा है सर, KB दे रखा है, कितना दे रखा है CH2 का KB, वो दे रखा है 2.42 केल्विन kg पर मोल। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ डेल्टा टीबी यहीं पे निकाल के रख देता हूँ, आगे काम आने ही वाला है। तो डेल्टा टीबी क्या होता है TB माइनस TB नॉट, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू। बड़ा वैल्यू क्या है 319.81 माइनस 319.45। तो इसमें से बस मेरे को 45 निकालना है। तो 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे हो गया 5 6 7 8। तो मेरे पास 0.36 मिला सिर्फ, है ना, डेल्टा टीबी जो मेरे पास मिला वो मिला 0.36। चेंज अगर निकाल लिया तो चेंज निकाल लिया और इसको साइड में रख देते हैं। अब करते हैं मेन चीज सॉल्व। कोई बोलेगा सर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखो उन्होंने दे रखा है एक सल्फर का मास, आप क्या करोगे M2 ही निकालोगे, आपका M2 जो भी आएगा उसको 32 से डिवाइड कर लेना।
इससे क्या मिलेगा, कितने सल्फर मिलेंगे, 2 है तो H2, 4 है तो S4। फिर वापस सॉल्व करते हैं सर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसे था, ये आंसर मैच करने के लिए थोड़ा साइड में रख दिया है। ओके, चलो फॉर्मूला क्या था सर, तो फॉर्मूला को लेके वापस स्टार्ट करते हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 के साइड में 1000 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में M2। रीअरेंज करो, M2 इधर, डेल्टा टीबी उधर। देयरफॉर M2 इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा टीबी। ये हुई बात। अब और बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास, केबी कितना दे रखा है, यूनिट्स मैं नहीं लिखूंगा, आपको बोर्ड में लिखने हैं। 2.42 मल्टीप्लाइड बाय W2 कितना दे रखा है, W2 3.795 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना दे रखा है सर, 100 ग्राम। ये तो कैलकुलेशन आसान हो गया। इंटू डेल्टा टीबी अपना कितना निकला है, 0.36 सही तो निकाला था, सही। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना है, फाइनल आंसर मैच करोगे, लेकिन ऑनेस्टली स्टॉप करके फाइंड आउट करना। मैच करोगे तो आपको मिलेगा 255.10 ग्राम पर मोल, मोलर मास निकाला है। ये निकला आपका M2। अब आपको क्या निकाला है, फॉर्मूला निकालना है। देयरफॉर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ सल्फर कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ सल्फर निकालोगे आप। तो नंबर ऑफ सल्फर निकालने तो करोगे क्या सर, तो आप क्या करोगे, टोटल मास अपॉन एक सल्फर का मास, टोटल सल्फर निकलेंगे तो कितना निकलेगा, 255.10 डिवाइडेड बाय 32। इसको रफली सॉल्व कर लेना, ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं, ये आपको मिल जाएगा 8। मतलब आपके पास नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं, 8 है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है, देयरफॉर फॉर्मूला क्या निकला आपका, S8। मतलब वो S8 वाला था, S2 S4 S6 नहीं था, वो कौन सा था आपके पास, S8 वाला था। तो बस यही फाइनल आंसर, ऑप्शन टिक कर देना, खत्म, या फिर बोर्ड में लिख देना। तो ये हो गया क्वेश्चन। ये भी छोड़ो सर, सीईटी में क्या आता है, तो सीईटी की बात करते हैं। सीईटी में पूछता है, देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो देख लेना। ये आप लोगों को बोल रहे हैं द सॉल्यूशन ऑफ 18 ग्राम डीएम क्यूब, मतलब ग्राम पर लीटर ग्लूकोज जिसका मोलर मास इतना है इन वाटर एंड अनदर कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ सोल्यूट ए, जो पता नहीं है, बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, मतलब बेसिकली अपने को ऐसा बोल रहा है, डेल्टा टी बी 1 और डेल्टा टी बी 2 ये अपने को निकालना है पहले। तो क्या रहेगा, ये रहेगा के बी और ये भी रहेगा के बी इंटू एम और ये भी रहेगा इंटू एम। इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, बस उन्होंने बोला क्या है कि इन दोनों को रिलेट करो कि मोलर मास ऑफ ए क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम पे ही बॉइल हो रहे हैं। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सेम है, बॉइल्स एट द सेम टेम्परेचर। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल कर रहे हैं और सॉल्वेंट तो पानी ही है, तो डेल्टा टी भी दोनों का सेम ही निकलेगा। अब ऐसे हो रहा है तो मतलब डेल्टा टी बी 1 इज इक्वल टू डेल्टा टी बी 2, यही तो बात हो गई। अब इसको इक्वेट करते हैं तो क्या मिल रहा है मेरे को, दिस इज इक्वल टू दिस है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या मिलता है, के बी इंटू M1 इज इक्वल टू के बी इंटू M2। तो यहाँ से साफ साफ है, M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M2 है, और M2 भी और M1 भी क्या था, तो वो क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो इसका मेरे को मिलेगा N2 अपॉन W1 जो केजी में रहेगा इज इक्वल टू इसका क्या रहेगा, N2 डैश अपॉन W1, है ना, जो कि किलो में केजी में रहेगा। अगेन पानी है और सेम ही है, तो ये भी कट हो गया, बचा क्या मेरे पास, वही बच गया N2 इज इक्वल टू N1, क्योंकि ये तो कॉमन था सब, के बी कट हो गया। अब इसका मतलब क्या कि पहले वाले की बात करते हैं ग्लूकोज की, तो वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। बस इतना सा फाइनल फॉर्मूला मिल गया। क्या क्या दे रखा है देखो रे, 18 अपॉन 180 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, मास ऑफ ए एक्स,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या समझ में आता है, ये गया 1/10, तो यहाँ पे अगर 1/10 इक्वल टू 1/10 आना चाहिए तो कॉमन सेंस है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है मेरे को, 60 रखना पड़ रहा है, ये 10 उधर जाएगा, x इधर आएगा, खत्म। तो ऑप्शन टिक कर दिया, खुश हो गए। अगला क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है कंटेनिंग 0.35 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन इतना है, इतना बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन, याद रहे जब बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन खुद से बोलते हैं तो उसको डेल्टा टी भी लेना है, ये रेडीमेड दिया है अपने को, इतने से इलेवेट हो गया मतलब ऑलरेडी उन्होंने माइनस करके दिया, इसमें एक्स्ट्रा सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं, केबी भी दिया है। तो क्या निकालना है मुझे, मोलर मास, मतलब ये तो अपना है ना, वही फॉर्मूला है। अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 के साइड में 1000 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में M2, रीअरेंज करो सर, M2 इधर जाएगा, M2 इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 के साइड में जाएगा डेल्टा टीबी, वैल्यूज पुट करते हैं, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या क्या दिया है वैल्यूज, ढंग से सॉल्व करते हैं। केबी कितना दिया है मेरे पास 0.5 केबी दिया है, W2 कितना दिया है, W2 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना दिया है मेरे पास 100 ग्राम। ओके, इस पे चलेगा नहीं, इसको ऊपर लेते हैं। ओके, तो ये है मेरे पास 100 ग्राम W है ना, ये जो 100 ग्राम दिया है, और फिर इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी क्या था 0.01। अरे सर इसका मतलब ये तो कैलकुलेशन बड़ा आसान देते हैं सीईटी वाले, ये 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर 2, ये तो गायब हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 2 0 इसको 35 बना देंगे, 1 0 इसको 5 बना देगा, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या मिला 5 इंटू 35। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 175 ग्राम पर मोल, है ना। तो आंसर मिल गया मेरे को 175। तो बस इतने आसान आसान से ये क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में ये आते हैं, तो हमें आना चाहिए भी, है ना। ओके, थोड़ा नीचे गया, इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, सही है। तो रिसेंट पीवाईक्यूज है, तो चलते हैं अब अगले वाले जो है मेरे पास, है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जिस तरह से एक सॉल्वेंट जो कि प्योर था उसमें सोल्यूट डालो तो वेपर प्रेशर लोअर होता है, बॉइलिंग पॉइंट इलेवेट होता है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस होता है, मतलब है उससे भी कम हो जाता है। अब है उससे भी कम मतलब क्या, तो बात को समझो। तो पहले तो मुझे यहाँ पे फिर और एक और बार मुझे ये भी समझना है कि जैसे अपन ने लास्ट टाइम समझा था क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन कॉन्सिक्वेंस किसका है, वेपर प्रेशर लोअरिंग का, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी कॉन्सिक्वेंस है किसका, वेपर प्रेशर लोअरिंग का। तो बात को समझो, पहले तो मुझे सर ये समझ में आना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो कोई ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोल देगा, क्या ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोल देगा, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज या फिर स्टार्ट्स टू बिकम सॉलिड, बिल्कुल नहीं, गलत डेफिनेशन। सही डेफिनेशन है एक ऐसा टेम्परेचर जब एक सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसी सब्सटेंस के, जो भी रहेगा, पानी रहने दो, कुछ भी रहेगा केमिकल, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे रहेंगे एंड उनका वेपर प्रेशर भी पैरेलली कैसा रहेगा, सेम रहेगा, एंड वेपर प्रेशर सेम। तो ये वाली कंडीशन है, सॉलिड एंड लिक्विड का इक्विलिब्रियम होना चाहिए और वेपर प्रेशर होना चाहिए सेम, उस टेम्परेचर को हम ऑफिशियली बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। याद रखना, freezing point of a liquid is the temperature at which liquid and solid are in equilibrium and the two phases have same vapor pressure, and दोनों का वेपर प्रेशर कैसा है, सेम है। अब यही बात समझते हैं अपन अगेन इस ग्राफ से जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं वापस इसको ड्रॉ करूंगा आपके सामने सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगेन मैंने वही काम किया, इधर ले लिया सर वेपर प्रेशर और इधर ले लिया मैंने टेम्परेचर, मतलब मैं जैसे राइट में जा रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, ऐसी ये बात होगी, बात को समझना। अब मैंने शुरुआत में सिर्फ सॉल्वेंट ले लिया, पानी, पानी ले लिया। अब क्या हो रहा है,
टेम्परेचर बहुत कम था, 0 के आसपास मान लो, बहुत कम, ये नेगेटिव वाला स्केल है, मान लो यहाँ पे -5 था, माइनस माइनस ऐसे कुछ तो भी। तो पानी का आपको फ्रीजिंग पॉइंट माहित है, कितना होता है वो? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री पे वो सॉलिड था या फिर उससे भी कम में, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। अब एक टेम्परेचर ऐसे आ गया, मान लो 4-5 डिग्री सेल्सियस, अब पानी लिक्विड हो गया। तो जो सॉलिड था, तब मैंने क्या किया, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, वो मेल्ट भी हो रहा था और उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। क्योंकि सॉलिड से ज़्यादा तो लिक्विड के वेपर्स आएँगे ना, लिक्विड के वेपर्स आएँगे। तो जैसे-जैसे वो सॉलिड था, टेम्परेचर बढ़ा, वो मेल्ट हुआ और उसका वेपर प्रेशर बढ़ा। मैंने उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब जो मेरा बर्फ यानी कि सॉलिड था, वो पूरा लिक्विड हो गया। फिर भी मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। अब टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन अब की बार जो भी वेपर प्रेशर है, वो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, यानी थोड़ा-सा कर्व आ रहा है। ये दोनों लाइन किसके लिए है? ये है मेरे पास लिक्विड सॉल्वेंट, और ये क्या थी लाइन, ये वाली? ये मेरे पास थी सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट। और मैंने नोट किया कि एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, देख लो, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, उसका भी और इसका भी। और ये सॉलिड है और वो लिक्विड है, उनका इक्विलिब्रियम भी है, कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। उस टेम्परेचर को बोलना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसको टीएफ नॉट बोल देता हूँ, प्योर का है तो नॉट। अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअर होगा, मतलब सॉल्यूशन तो ऑब्वियस है। एंड देखो, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, वो लिक्विड है तो ही बनेगा। तो उसके लिए सिर्फ लिक्विड की लाइन आएगी, फिर मैं वही लिक्विड की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो होता क्या है, वेपर प्रेशर कम होता है, तो मैंने ये जो लाइन बनाई, मान लो ये किसके लिए, मेरे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब मुझे ये देखना था कि क्या होता है, मुझे ये क्रॉस चेक करना है कि ये वाला सॉलिड सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे, और दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो, प्योर का था तो राइट में आया, यानी ज्यादा हो गया, और जब दोनों को मिक्स किया यानी सॉल्यूशन बना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है, उससे भी कम। तो ये उससे भी कम हो गया। जैसे मान लो, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने उसमें एक सोल्यूट डाल दिया, अब वो सॉल्यूशन बना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा, -1, -2, इस तरह से हो जाएगा, है ना? तो बस ये छोटा-सा प्रिंसिपल है। यहाँ से कंक्लूजन ये भी तो निकलता है सर, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज़ इक्वल टू, ज़्यादा कौन है? टीएफ नॉट, टीएफ नॉट माइनस कम कौन है? टीएफ। तो ये होता है अपने पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ? पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। क्यों कम हो गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो बस ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं, तो याद रखना, जहाँ पे भी बर्फ बहुत पड़ती है, रास्तों पे बर्फ वगैरह पड़ती है, हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ले लो प्योरली, तो जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह का पार्ट है, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ वगैरह गिरती है। अब क्या होता है कि मान लो बहुत सारे व्हीकल्स को वहाँ से गुजरना है और बर्फ तो कंटिन्यू हो रही है, उधर वैलीज़ है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, मान लो जेसीबी से रास्ता साफ कर दिया, लेकिन बार-बार थोड़ी रास्ता साफ करेंगे। तो इन्होंने वहाँ पे नमक छिड़क दिया, नमक सॉल्यूट है, और थोड़ा ज़्यादा छिड़कने के कारण क्या हो गया, अब वहाँ पे सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि बर्फ का पिघला हुआ पानी और नमक एक-दूसरे में मिल जाएँगे। मतलब जो साइड में प्योर वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जहाँ पे नमक गिरा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है। मतलब अगर नॉर्मली सराउंडिंग में 0 या 1 डिग्री पे बर्फ बन रहा है, तो वहाँ पे बर्फ बनने के लिए -3 डिग्री सेल्सियस लगेगा। मतलब नॉर्मल से भी कम, और उतना तो टेम्परेचर आस-पास है ही नहीं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो इस कारण जल्दी बर्फ नहीं जमेगा, है ना? वन ऑफ द लॉजिक कुछ। काम की बात वही है सर, कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो अगेन क्या होना चाहिए? सॉलिड पे डिपेंड करना चाहिए। इसका और बॉइलिंग पॉइंट का सब कुछ सेम है। कैसे? जैसे डेल्टा टीबी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वैसे डेल्टा टीएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जहाँ पे एम क्या रहेगा सर? अगेन एम रहेगा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ऐसी कुछ कहानी है। डेल्टा टीएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगेन डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट लेते हैं के एफ इंटू एम, तो मिल गया इक्वेशन, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। किसका मीनिंग क्या है सर? तो देखना, के एफ जो होता है
तो जैसे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के साथ जो मेथड होता है उसको इबिलियोस्कोपी बोला जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के साथ क्रायोस्कोपी। तो क्रायोस्कोपी के लिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को बोला जाएगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है, डिप्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर इसका यूनिट क्या आएगा केफ का, तो केफ के लिए रीअरेंज करो, है ना, यूनिट की बात चल रही है, तो अगर यूनिट लिखना है तो रीअरेंज किया तो क्या मिला, डेल्टा टीएफ अपॉन एम, मतलब सेम ही, ये था केल्विन में और ये था मोल, है ना, पर केजी, मोलैलिटी है ना, ऐसे कुछ, तो इसको सॉल्व कर लिया तो केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि मोल नॉर्मल था तो इनवर्स हो गया। अगला सॉल्विंग भी सेम सर, 100% सेम। अगर मुझे मोलार मास निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से तो कुछ बड़ी बात नहीं है, सेम ही, क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां पे एम क्या था, मोलैलिटी। अगर मान लो इफ मेरे पास होता W2, अगर होता वेट ऑफ सोल्यूट, M2 अगर होता मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो कॉमन सेंस की बात है, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था, m का, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बस इसको यहाँ पे उठा के रखता हूं, तो ये इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा सर, देयरफॉर मुझे मिल रहा है डेल्टा टीएफ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग के एफ इंटू एम के बदले में N2 अपॉन W1 अपॉन 1000 क्यों, क्योंकि केजी में लेना है। N2 को रिप्लेस कर देता हूँ, के एफ इंटू N2 मेरे पास क्या था, W2 अपॉन M2, दिस होल डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। अरे सर रीअरेंज करो, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में लिखो, जो डिवाइड को डिवाइड कर रहा है उसको मल्टीप्लाई में लिखो, तो फाइनल आंसर क्या मिलता है मेरे पास, देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू W2 के साइड में आ जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय ये W1 के साइड में आ जाएगा M2। तो ये हो गई बात, तो खत्म, तो एक मिल गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जैक्ट सेम है। सिमिलर वे में हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जो टेक्स्ट बुक ने दिया है, एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं है, ओके। लेकिन एक अलग पॉसिबिलिटी हमें टेक्स्ट बुक बताने जा रहा है कि मान लो दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इधर के भी था उधर के एफ है, डेल्टा टी भी था डेल्टा टी एफ है, तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी क्या है, वो लोग हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया है, 1.02 ग्राम of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin। उन्होंने बोला है कि अगर मान लो तुम्हारे पास 1.02 ग्राम यूरिया था, है ना, तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ आसान भाषा में। आपके पास दो सेटअप है, एक सेटअप में आपने क्या किया है, ये सेटअप एक है आपके पास और ये सेटअप दूसरा है। इस सेटअप ए में आपने क्या किया है, W2 लिया है सर, कितना W2 लिया है 1.02 ग्राम, फिर आपने डिसॉल्व किया है इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब W1 कितना लिया आपकी बार, आपने 98.5 ग्राम लिया है, फिर आपने डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, अरे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब रेडीमेड डेल्टा टीएफ दे रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो कितने से हुआ है, 0.211 केल्विन से डिक्रीज हुआ है। फिर इस दूसरे सेटअप में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो सोल्यूट लिया, जो भी डैश वाला है दूसरा वाला, वो कितना लिया 1.609 ग्राम लिया है। अननोन कंपाउंड में डिसॉल्व इन, सेम ही सॉल्वेंट है लेकिन अब की बार उसकी क्वांटिटी कितनी ली है उन्होंने, 86 ग्राम ली है, उसे के डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट, और अब की बार जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है वो हुआ है आपके पास 0.34, अलग है ना, ज्यादा से डिप्रेस हो गया है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। अब देखो ए वाला तो आपको नोन था, कौन था ए वाला, यूरिया था, ये आपको पता था, उन्होंने बोला है ऊपर, लेकिन ये तो अननोन है, ये आपको पता ही नहीं है, और यही आपको पता करना है कि फिर इसका मास कितना रहेगा, इसका आपको पता है। अगर आपको पता है नहीं है तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2,
शायद से मोलर मास इसका दे रखा है, यस मोलर मास ऑफ यूरिया यहाँ पे दे रखा है 60। तो इसका तो 60 है, इसका आपको पता नहीं है। अब देखना कोई बोलेगा सर ये इन्फॉर्मेशन से हम इसका मास कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हमारे पास? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू W2 के साइड में 1000 एंड अगेन W1 के साइड में M2। अब मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करता हूं केएफ के लिए। देखो दोनों में सॉल्वेंट सेम ही है, सेम सॉल्वेंट है और सेम सॉल्वेंट के लिए केएफ फिक्स होता है। तो केएफ ये सॉल्वेंट बेस्ड कांस्टेंट है, तो इसका केएफ जो रहेगा वो इक्वल टू रहने वाला है इसका केएफ, क्योंकि सॉल्वेंट दोनों में सेम ही है। रीजन भी लिख देता हूं, सॉल्वेंट कैसा है सर? सेम है। तो सॉल्वेंट सेम होने के कारण ये दोनों केएफ केएफ है ना, KF1 KF2 सेम ही रहने वाले। तो इसको केएफ के लिए रीअरेंज करते हैं। तो केएफ के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे? केएफ इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करें उधर जाके डिवाइड करेंगे, डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय W2 के साइड में 1000 और इधर सॉल्व करूंगा तो ये उधर जाएंगे W1 के साइड में M2। ये मेरे को रीअरेंज होके मिलेगा। अब KF1 इज इक्वल टू KF2 है, तो मैं क्या कर देता हूं, ये वाला थोड़ा ऊपर करके जो आपको रेफरेंस के लिए यूज करना है, आपको एक फाइनल इक्वेशन ऐसा रखना है कि मैं क्या करता हूं, इन वालों को नॉर्मल लिखता हूं और इन वालों को डैश लिखता हूं। तो KF को 2 बार लिखना है मुझे, तो नॉर्मल वालों के लिए क्या लिखता हूं? डेल्टा TF इस सेटअप के लिए, क्योंकि इंटू W1 इंटू M2 होल डिवाइडेड बाय W2 इंटू 1000 इक्वल टू, अब इसको वापस लिख रहा हूं किसके लिए? इसके लिए। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश इंटू M2 डैश डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? W2 डैश इंटू 1000। अब मुझे पता क्या नहीं है, तो ये डैश वाला M2 पता नहीं है, बाकी सब कुछ पता है। तो रीअरेंज करना है तो ये दो को भी मैं उधर भेज देता हूँ, वैसे कॉमन में है तो 1000 1000 से कट कर देता हूँ, ये काम आसान हो गया। अब बचा मेरे पास ये दोनों इधर डिवीजन में जाएंगे और ये इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। मैं रीअरेंज कर रहा हूँ किसके लिए? M2 डैश के लिए। M2 डैश के लिए रीअरेंज किया तो क्या मिलेगा? डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय W2, अच्छा इंटू ये W2 डैश भी उधर चला जाएगा, है ना। तो ये 3 और ये चौथी क्वांटिटी की, ये इधर 1 था और उधर से 2 आ गए, इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश। देखो भाई वैल्यू मैंने प्रॉपर इधर आपको कन्विंस किया है कि किस तरह से है। सारे वैल्यूज पुट करते हैं, M2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा TF नॉर्मल वाला, डेल्टा TF 0.211 इंटू पहले वाला वजन कितना था? 1.02 इंटू मोलर मास M2 जो मुझे पता था वो यूरिया का 60 था, मैंने दूसरी बार वजन कितना लिया है? 1.609 होल डिवाइडेड बाय W2 कितना था मेरे पास? ओके ये W2, अच्छा डेल्टा TF की जगह पे ले लिया मैंने, सही। W2 मेरे पास कितना था? 1.02, W1 की तो गलती नहीं कर दी, ओ सॉरी W1 ये वाला 98, 98.5। फिर ये हो गया, फिर डेल्टा TF डैश कितना है? 0.34 मल्टीप्लाइड बाय, और क्या बचा मेरे पास? W1 डैश 86। नंबर्स प्रॉपर लिखे, आप लोग ऑनेस्टली इसको कैलकुलेट करके देखना। टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा इसका फाइनल आंसर छाप देता हूँ, क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको? बिल्कुल, इफ नॉट मेंशन करो, है ना, मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी भेज देता हूँ। फाइनल आंसर मेरे पास मिलेगा 67.3 ग्राम पर मोल, 67.3। तो बिल्कुल आलस किए बिना सॉल्व करके मैच करके देखना है और मुझे बताना है। तो ये हो गया अपने पास। अब देखते हैं सर PYQ क्या आता है CET का। देखो बोर्ड में कैलकुलेशन थोड़े लेंदी टाइप में आते हैं, CET में बड़े सॉर्टेड है ना कैलकुलेशन होते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन इफ इट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इतना दिया है, KF भी दिया है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। आपको क्या M ही पूछ रहा है, मोलैलिटी, तो ये इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, M इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन KF।
वैल्यूज पुट कर दो। क्या था डेल्टा टीएफ आपके पास 0.18 डिवाइडेड बाय केएफ कितना था 1.6। इसको सॉल्व करता हूँ, आसान जाए इसके लिए आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको लिखो 18 इंटू 10⁻²। राइट में डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको 16 लिखता हूँ इंटू 10⁻⁻1 रखता हूँ, एक से इधर शिफ्ट किया तो -1। अब मैं इन दोनों को हाफ करके सॉल्व कर लेता हूँ। इसको करो 8, इसको करो 9, आंसर मेरे को मिलेगा 8 1 ज़ार 1, बचा 1, 8 1 8, फिर बचे 2, 8 2 16, फिर बचे 2, 8 2 16, तो 1.12 वगैरह मिलेगा। ये 10 टू द पावर कितना था -2, और ये ऊपर गया तो +1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या मिल रहा है जरा ध्यान से देखो। फाइनल आंसर मेरे को मिल रहा है ये -1, मतलब 0.112 ग्राम वगैरह, है ना। एक इसको कट करेगा, एक माइनस बचेगा, इसको लेफ्ट में लेके जाएगा, तो मेरे पास आंसर मिलेगा 0.11। 0.11 के साथ यही है, 112 113 वाला टिक करते हैं, बाकी सारे तो दूर दूर है। तो बस इस तरह से हमें क्वेश्चंस आएंगे। फॉर्मूला ढंग से आपको क्या करने हैं वो लर्न करने हैं, सही से फॉर्मूला लर्न करो, पहले समझना है अच्छे से और फिर लर्न करने की कोशिश करनी है, हो जाता है समझ में आ गया तो देखो भाई पढ़ाई करती रहनी है, आप कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को आलस आता है पढ़ाई में या फिर डिस्ट्रैक्शन की, तो मैं हमेशा बात करता हूँ, तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल, आप लोगों को बने रहना है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद टॉपिक्स को खत्म करो। नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए इन टेक्स्ट या आप जो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो कर लेना। उसके बाद पीवाईक्यू अवेलेबल है, इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल है, उसके बुक्स अवेलेबल है या ऑनलाइन सोर्सेस पे है, जैसे मार्क्स ऐप होता है वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो आप वो पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। अगर सॉल्व होते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि वही आपके सीईटी में आने वाला है, एंड अगेन उसी से बोर्ड या फिर दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंसेप्ट बनेंगे। तो लास्ट में बस आपके लिए यही कहता हूँ कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखना है हमें जिंदगी में सर, कि हर किसी के लिए ये लाइन लागू होनी चाहिए और खुद का कॉन्फिडेंस ये बोलना चाहिए कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। थैंक यू क्लास, स्टे कनेक्टेड।